हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं। तो आज का क्लास में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं यूएसएसटी से। यूएसएसटी का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, देखिए यूएसएसटी एक प्रकार की सर्विस है। क्या है? एक प्रकार की सर्विस है जिसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की सर्विस के लिए किया जा सकता है। और यूएसएसटी जो होता है इसे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कहते हैं, इसका ये पूरा नाम होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अलग अलग सर्विस के लिए हम यूएसएसटी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए *## दिया गया है। *## यह एक यूएसएसटी कोड है जिसका इस्तेमाल बैंकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप बैलेंस जानकारी ले सकते हैं तथा मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। यूएसएसटी एक प्रकार की क्या है? सर्विस है। तो *## जो है वो बैंकिंग सर्विस के लिए यूएसएसटी कोड बनाया गया है और स्पेशली फीचर फोन के लिए बनाया गया था पहले। ठीक है, तो दूसरा ये कई बार पूछता है कि ये जो यूएसएसटी कोड है कितनी लैंग्वेज में काम करता है, तो ये 12 लैंग्वेज में आपका काम करता है। दूसरा, अब अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे दी गई हैं। यूएसएसटी में इस्तेमाल हम करने के लिए जो कोड यूज़ करते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए बाय डिफ़ॉल्ट *## होता है। हिंदी में अगर आपको देखना है तो *#22# यूज़ कर सकते हैं। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, हिंदी में यूएसएसटी कोड के लिए हम क्या डायल करेंगे, तो *#, और हैश। बाकी फिर हमने मराठी का भी लिख दिया है, याद रखना है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, ये सब का यहाँ पे कोड लिखा गया है। हालांकि ये सब आता नहीं ज़्यादा, बट फिर भी आपके जानकारी के लिए यहाँ पर चीज़ें हमने नोट डाउन कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं QSAM सर्विस की। ये क्या होता है? एक होता है QSAM सर्विस और ये काफ़ी पेपर में आपके आता है। तो क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि QSAM सर्विस का मतलब क्या है। क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर इसका पूरा नाम होता है। NPCI ने यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने क्या किया, 9 अक्टूबर 2013 को 2 नई सेवाएं शुरू की थी। एक आधार आधारित प्रेषण सेवा, ठीक है, AVRS जिसे कहते हैं, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस फुल फॉर्म होती है, और दूसरा आधार मैपर पर एक क्वेरी सेवा। ठीक है, यह एक यूएसएसटी पर आधारित सर्विस है। इस सेवा से आप आधार सीडिंग स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधार सीडिंग की स्टेटस जानने के लिए आप क्या करेंगे, *### कोड यूज करेंगे। अब देखिए QSAM सर्विस जो है इसे क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर कहते हैं। NPCI ने 9 अक्टूबर 2013 को यह सर्विस स्टार्ट की है। किस लिए स्टार्ट की है? आप आधार स्टेटस जान सकते हैं, आधार सीडिंग स्टेटस जान सकते हैं। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है अथवा नहीं, इस स्टेटस को जानने के लिए QSAM सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? *### इसके लिए एक कोड दिया गया है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। बात समझ में आ गई? बस इतना सा ही है QSAM सर्विस के बारे में। अगला है NPCI, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका पूरा नाम होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी RBI द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, यानी NPCI की स्थापना 2008 में हुई है और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। यानी कंपनी 2013 की सेक्शन 8 में ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, एक गैर लाभकारी संगठन यानी एक NGO टाइप का है। प्रमुख बैंकों का एक संघ इसका स्वामी है। अब देखिए जो NPCI है इसको मॉनिटर कौन करता है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको मॉनिटर कौन करता है? तो इसको मॉनिटर करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करता है। 2008 में इसकी स्थापना की गई। फिर NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI को शुरू किया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना भी पेमेंट का पूरा इंडिया के अंदर जो सिस्टम चलता है वो NPCI के अंदर ही
काम करता है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के तहत ही काम करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ई वॉलेट्स पर। ई वॉलेट क्या होते हैं? ई वॉलेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, और पूछेगा एग्जाम में कि पहला ई वॉलेट कौन सा है, तो ऑक्सीजन वॉलेट भारत में पहला ई वॉलेट है, जिसे जुलाई 2004 में लॉन्च किया गया था। 2006 में मीडिया फर्म टाइम्स ग्रुप ने यस बैंक के साथ मिलकर वॉलेट 365.com पेश किया, यानी 2004 में आपका आया था ऑक्सीजन और 2006 में 365.com पेश किया। लेकिन 2009 में एक आया था मोबीक्विक के लॉन्च के बाद डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल में तेजी आई है, तो 2009 में जो लॉन्च हुआ है वो मोबीक्विक लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ई वॉलेट हैं। सबसे पहला ई वॉलेट याद रखना है ऑक्सीजन वॉलेट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। फिर एक पॉइंट है आपका POS, जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? तो POS वह जगह है जहां लेन देन होता है। POS प्रणाली लेन देन करने का उपकरण है। मूल रूप से POS सिस्टम एक पूर्ण लेन देन प्रक्रिया बनाने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे किसी मॉल में गए, आपने शॉपिंग की, तो आप फिर पेमेंट भी करने जाते हैं, तो एक पेमेंट काउंटर होता है जहां पर आप पेमेंट करते हैं। उस पूरी एरिया को ही POS कहा जाता है। लेकिन अधिकांश लोग क्या समझते हैं कि जो डिवाइस होती है छोटी सी, जिसमें हम कार्ड लगा के और पेमेंट कर देते हैं, छोटा सा डिवाइस होता है ना, उसको नहीं बोलते, सबको बोलते हैं। इसमें हार्डवेयर भी शामिल है, सॉफ्टवेयर भी शामिल है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल याद रखना है, POS का फुल फॉर्म होता है, और अक्सर फुल फॉर्म आपसे पूछता है। तो इसमें जैसे POS हार्डवेयर होता है, बारकोड स्कैनर है, क्रेडिट कार्ड रीडर है, रिसीट प्रिंटर है, कैश ड्रॉअर है, ये सब मिलाकर के POS पूरा बनता है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की, जिसे शॉर्ट में नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है जिसे यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, नेट बैंकिंग की शुरुआत 2015 में हुई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेट बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई। इसमें NEFT, IMPS, RTGS के द्वारा आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा था? यह सवाल भी एग्जाम में बनता है। तो भारत का पहला बैंक था द मद्रास बैंक, 1683 में स्थापित किया गया था, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मिल गया। तो भारत का पहला बैंक द मद्रास बैंक था, 1683 में बना, लेकिन बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ये मिल गया। ओके, देखिए भारत का सबसे पुराना बैंक, अगर ऐसा पूछता है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI है। बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। 1809 में इसने बैंक ऑफ बंगाल नाम अपनाया, यानी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई। 1809 में इसने बैंक ऑफ बंगाल का नाम अपनाया। 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और महाराष्ट्र ने मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडियन का गठन किया। अब एक बात ध्यान रखना है, 1921 में क्या हुआ? बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है ना, तो बैंक ऑफ कोलकाता, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास और महाराष्ट्र ने मिलकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया। किसका गठन किया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IVI भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक था, और बाद में 1955 में इसका ही नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। यानी जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, यही सबसे पुराना बैंक है। नाम चेंज होते रहे, नाम बदलते रहे, आपस में कुछ मिलते रहे, और बाद में आखिरकार 1955 में इसका नाम सामने आ गया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी आप सबके सामने है। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, हो सकता आपके समझ में ना आया हो। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत का सबसे पहला बैंक दी मद्रास बैंक है, जो 1683 में स्थापित हुआ था, और मद्रास बैंक और कुछ और बैंक मिलकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बने हैं। तो यहाँ पे साफ साफ इसलिए लिखा गया है कि भारत का सबसे पहला बैंक मद्रास बैंक है, 1683 में स्थापित हुआ, लेकिन क्या हुआ, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मिल गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही शामिल हो गया।
अब यहां देखो, भारत का सबसे पुराना बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मद्रास बैंक था वो एसबीआई में मिल गया, तो आप इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत का सबसे पुराना बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई है। आप समझो जरा कहानी, बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई, यानी जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, तो इसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। 1809 में इसने बैंक ऑफ बंगाल नाम अपनाया, तो जो बैंक ऑफ कलकत्ता था वो 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। और 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और महाराष्ट्र ने मिलकर के क्या बनाया, एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसमें कौन कौन से बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर ये सब ने मिलकर के एक नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। तो इतना सा इसमें कहानी है, ये थोड़ा सा समझना है। तो अब एक बार ये कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में बनता है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, सॉरी, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और यहां पर एक पूरा लिस्ट हमने आपके सामने रखा है ताकि और इजी तरह से आप समझ पाए। अगर हम बात करें बैंक की, तो द मद्रास बैंक 1683 में ये शुरुआत हुई, ईयर ऑफ फाउंडिंग 1683, और 43 में ये क्लोज हो गई। 83 में स्टार्ट हुआ बैंक ऑफ मद्रास और 43 में ये बंद हो गया, ठीक है। मर्ज्ड विद फॉर्म बैंक ऑफ मद्रास, प्रेजेंटली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मर्ज हो गया था। अब आगे जो अगला जो बैंक था वो बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में स्टार्ट हुआ, 1770 में ये जो है आपका क्लोज हो गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से आया 1770 में और 1832 में बंद हो गया। जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 में, उसके बाद 75 में बंद हो गया। तो ये पूरी लिस्ट है, सबसे पुराना ये है, फिर इसके बाद ऐसे करके पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद बंगाल बैंक 1784, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कर्नाटक बैंक है ना, कर्नाटक बैंक है। उसके बाद में ब्रिटिश बैंक ऑफ मद्रास है 1795 में। ऐसे ही बैंक ऑफ कलकत्ता है 1806 में, कॉमर्शियल बैंक है। इसके बाद आ जाते हैं द बैंक ऑफ इंडिया, 1828 में, यूनियन बैंक 1828 में, द गवर्नमेंट सेविंग बैंक 1883 में। इस प्रकार से ये पूरा लिस्ट हमने निकाल के रखा है, बहुत ही यूनिक लिस्ट है पूरा। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा बैंक किस किस समय में आया है, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है एनईएफटी, जिसे कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एनईएफटी इंटरनेट बैंकिंग में या नेट बैंकिंग में जब आप जाते हैं तो फंड को ट्रांसफर करते हैं तो एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। तो एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण करने का माध्यम है जिसका रख रखाव आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और एनईएफटी की शुरुआत हुई है 2005 में, ये बात याद रखना है, 2005 में एनईएफटी की शुरुआत हुई है। एनईएफटी की लिमिट की बात की जाए तो नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट सेट बाय आरबीआई, कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं सेट की गई है। आप 1 रुपए से लेकर कितना भी पैसा भेज सकते हैं, लेकिन कुछ बैंकों ने, आरबीआई ने कोई लिमिट सेट नहीं की है, बट कुछ बैंकों ने अपनी लिमिट सेट कर दी है। कहीं कहीं पर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। किंतु कुछ बैंकों के द्वारा इसकी अधिकतम लिमिट 10 लाख रुपए ही सेट की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है आरटीजीएस, जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। आरटीजीएस भी एनईएफटी के समान है, किंतु यह बड़े मूल्य के लेन देन के लिए है। ज्यादा पैसा भेजना है तो आरटीजीएस यूज कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 26 मार्च 2004 को ही। इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है, 2 लाख से कम पैसा आरटीजीएस नहीं कर पाओगे। और अधिकतम सीमा को तय नहीं किया गया है, आरबीआई के अनुसार तय नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अलग अलग बैंकों ने इसकी भी लिमिट को सेट किया हुआ है और मिनिमम 2 लाख है, 2 लाख से कम आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद एक आता है पॉइंट यूटीआर। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन नंबर भी जनरेट होता है, जैसे यूटीआर कहते हैं। इसे बोलते हैं यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। जब आप एनईएफटी या आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर करते हैं तब आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है जिसे यूटीआर कहा जाता है। आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर करने पर यूटीआर 16 नंबर का होता है और एनईएफटी से पैसे जब आप ट्रांसफर करते हैं तो यूटीआर 22 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है।
उसके बाद आता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। IMPS का अर्थ है भारतीय बैंकिंग प्रणाली शब्दावली में तत्काल भुगतान सेवा। यह देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसके द्वारा? NPCI के द्वारा। इसकी शुरुआत 2010 में हुई, यानी IMPS की शुरुआत 2010 में हुई और ये 24/7 उपलब्ध है, यानी हमेशा उपलब्ध रहता है। कौन? IMPS। IMPS की लिमिट की बात करें तो IMPS मिनिमम लिमिट क्या है? नॉट लेस देन 1 और नो मिनिमम लिमिट आप कह सकते हैं, यानी 1 रुपए से कम तो नहीं भेज पाओगे, तो 1 रुपए आप भेजेंगे और इसके बाद इसके आगे आप जो है अगर हम देखें मैक्सिमम लिमिट की तो विद इन द डेली लिमिट एज फिक्स्ड बाय द रेस्पेक्टिव बैंक। अलग अलग बैंकों ने इसकी डेली लिमिट को सेट किया हुआ है, यानी मैक्सिमम लिमिट को अलग अलग बैंकों ने अपनी अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। और अप टू 5 लाख फ्रॉम ऑल चैनल कलेक्टिवली, यानी IMPS लिमिट पर डे तो लगभग आप सभी चैनल के माध्यम से 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। और ट्रांसफर टाइमिंग क्या है? तो 365 डेज 24 आवर आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके बाद अगला है IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है, आप सबको पता है। यदि आप किसी के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको IFSC कोड की आवश्यकता होती है। मतलब अगर पैसे भेजना है तो IFSC कोड भी होना चाहिए। यह कोड 12 अंकों का होता है। IFSC कोड कितने का होता है? 12 अंकों का होता है। इसके शुरू के 4 अंक जो होते हैं वो बैंक नाम को दर्शाते हैं, 5वां अंक 0 होता है और अंत के 6 अंक ब्रांच नाम को दर्शाते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, याद रखना है। तो देखिए फर्स्ट 4 डिजिट बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, 5th डिजिट क्या होता है? 0 होता है और लास्ट के 6 ब्रांच नेम या ब्रांच कोड आप कह सकते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट क्या होता है? इसे बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करने में होता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई, यानी जो स्विफ्ट कोड है इसकी शुरुआत हुई है 1973 में। और इसका इस्तेमाल कब होता है? अगर हमें पैसा इंटरनेशनल लेवल पर भेजना, यानी पैसा आप विदेश में भेजना चाहते हैं, अब्रॉड पैसा भेजना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं, या दूसरी कंट्री से आप अपने अकाउंट में पैसा मंगाना चाहते हैं अपनी कंट्री में, तब स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। और अगर हम जब पैसा किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं तब हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 1973 में इसकी शुरुआत की गई। तो आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी और अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त होता है। इस क्लास का PDF भी क्लास की साइड में आप देखेंगे तो अवेलेबल है, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।